Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. चैप्टर नंबर 3 एटमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटमिक मॉडल, एटमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स एटमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज परफॉर्म की, जिनमें इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड जो कि एक मेटल है, उसकी फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। बम्बारमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थ्रो किए अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर, जिसकी रिजल्ट में उन्हें ये नजर आया कि बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट ट्रेवल कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुए यानी कि कुछ एंगल बनाया इन्होंने, और कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुए यानी कि सेंटर से रिटर्न बैक हो गए। जो कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बारमेंट हो रही है तो वो सबसे पहले यहां से अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं यहाँ पर, और वो स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहे हैं वो रिटर्न बैक हो रहे हैं, और कुछ जो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहे हैं वो एंगल बना रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर नंबर 4 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की गई है इस पिक्चर में, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा बम्बारमेंट करें तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएंगे। ये बात ये प्रूव करती है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, कुछ हिस्से में कुछ मटेरियल है जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसमें रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। इनकी रिजल्ट्स की दो पोस्टुलेट्स हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली empty as most of the alpha particles passed through the foil undeflected, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे पास हो गए, जो कि ये बात प्रूव करती है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा शायद खाली है। The positive charge in the atom is concentrated in the extremely dense region which he called the nucleus, यानी कि ज्यादातर जो हिस्सा है एटम का, यानी कि ज्यादातर जो मास है एटम का, वो बहुत ही ज्यादा डेंस पोर्शन में है एटम के, जिसे इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। This was from the fact that alpha particles after collision with a heavy positively charged nucleus had bounced back, यानी कि ये बात बताई गई कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, जो कि न्यूक्लियस है, जो कि सेंटर में है एटम के, उसके साथ स्ट्राइक करके बाउंस बैक किया है। तो ये बात ये प्रूव करती है कि बीच में जो डेंस पोर्शन है वहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। The electrons are revolving around the nucleus in the extranuclear part in various orbits which are also called as shells or energy levels, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाहर की तरफ, एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहां पर कुछ ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल्स के अंदर, जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी थ्योरी वैलिड नहीं होती, और अगर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उसके डिफेक्ट्स भी होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस सब कुछ होता है। यानी कि एक थ्योरी जब आ जाती है तो बाकी सारे साइंटिस्ट को एक बात का आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह से हो सकता है, तो और साइंटिस्ट इसके बारे में ज्यादा क्लासिफिकेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके और रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि मॉडर्न रिजल्ट्स होते हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ ऐसी बातें थी जो कि उसकी वेल एक्सप्लेन्ड नहीं थी या जिन पर जो है कुछ ऑब्जेक्शंस थी। तो पहली पॉइंट ये थी कि according to the classical physics, since electron is revolving around a nucleus constantly, it should lose energy and it ultimately falls in the nucleus. रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने बताया था कि एटम्स के जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पर शेल्स हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई कि वो रिवॉल्व करते ही रहते हैं, वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, या वो एनर्जी गेन करके सेल से बाहर आ जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और उन्होंने बताया कि कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर एक न्यूक्लियस में कोई
इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो लूज ऑफ एनर्जी करे और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाए। इसके बारे में रदरफोर्ड ने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये उनका पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट ये था कि इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर रिवॉल्व कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। स्पेक्ट्रम हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रिवॉल्विंग अगर इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस है तो स्पेक्ट्रा भी कंटिन्यूस होना चाहिए। बट इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन इसके बावजूद हम लाइन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं एटम्स में से या एलिमेंट्स में से। ये बात क्यों होती है, यानी कि उसकी जस्टिफिकेशन रदरफोर्ड ने नहीं दी थी कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है। इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं दी गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। प्लैंक्स और आइंस्टाइन की डिस्कवरीज के बाद नील बोहर, जो कि एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1913 में थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। इनकी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस दो थी। उनमें से पहली अजम्पशन ये थी कि फर्स्ट हम रीड करते हैं, he proposed that electron in atom only move in certain allowed energy level। इन्होंने ये बात प्रपोज की थी कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ कुछ ही एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें उनको अलाउड होता है। So an electron in an allowed energy state will not radiate energy continuously and therefore will not fall in nucleus। तो यानी कि जिस एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी है या वो जिसमें अलाउड है, अगर वो उसी में रिवॉल्व करता रहे तो वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं करेगा और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। ये बोहर की अजम्पशन थी फर्स्ट। अब हम सेकंड अजम्पशन पढ़ते हैं, द एटम रेडिएट एनर्जी एज अ लाइट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल यानी कि E2 टू लोअर एनर्जी लेवल यानी कि E1। हमने पीछे एटम दिखाया था आपको, उसमें जो एनर्जी लेवल्स थे तो जो सबसे न्यूक्लियस के करीब होगा वो हायर एनर्जी लेवल होगा यानी कि E2, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा वो लोअर एनर्जी लेवल होगा यानी कि E1। तो अगर हम एक ऐसा एटम अज्यूम कर लें जिसके अंदर दो एनर्जी लेवल्स हैं, तो E2 जो है वो उसका इनर शेल होगा और E1 जो है उसका आउटर शेल होगा। तो E2 में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे और अगर वो एनर्जी को गेन करेंगे तो वो E2 से ज्यादा जो है वो नीचे नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर E1 में इलेक्ट्रॉन होगा और वो एनर्जी गेन करेगा तो वो E1 से E2 में शिफ्ट हो जाएगा यानी कि हायर एनर्जी लेवल में। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएट्स इज इन डिसइंटीग्रेट क्वांटिटी कॉल्ड क्वांटा। यानी कि जिस फॉर्म में एनर्जी डिस्क्रीट होती है यानी कि वो बाहर आती है, डिसइंटीग्रेट होती है, वो क्वांटा की फॉर्म में यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में बाहर आती है एटम में से। अ क्वांटा ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो एनर्जी है यानी कि जो क्वांटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, उतना ही ज्यादा एनर्जी होगी। इसकी जो इक्वेशन है वो है डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H न्यू, जिसके अंदर न्यू जो है यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितनी फ्रीक्वेंटली रेडिएशंस निकल रही हैं, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट का कांस्टेंट है। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक नंबर्स पर। एटॉमिक नंबर्स को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर्स को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से डिफरेंट होता है, और तमाम एटम्स सबको उनके एटॉमिक नंबर से जाना जाता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन नंबर को कहा जाता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर प्रोटॉन्स ना हो, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं लेकिन फिर भी प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एटम भी प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। एटॉमिक नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर्स जो
प्रोटॉन नंबर है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, या एटॉमिक नंबर को ही हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एटॉमिक नंबर जिस तरह से नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मास नंबर को हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं मास नंबर पे। मास नंबर बेसिकली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर जो उसका प्रोटॉन नंबर होता है उसे हम उसके न्यूट्रॉन नंबर से ऐड कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम न्यूट्रॉन नंबर से ऐड कर ले, क्योंकि हम प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हम सोडियम एटम के अंदर जिस तरह से हमें पता है 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 23 उसका मास नंबर होता है, तो 11 जो है वो उसका प्रोटॉन नंबर हो जाएगा और 12 न्यूट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि हम 23 में से 11 को माइनस करेंगे। तो बेसिकली जो सोडियम होगा उसके अंदर 23 उसकी मास होगी और उसकी 11 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा सोडियम के अंदर। इसके अलावा हम मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और मास नंबर ही एक एक्चुअल नंबर है। एक एक्चुअल जो है वो मास फाइंड आउट हमें करने में हेल्प करता है एक एलिमेंट की। मास नंबर फाइंड आउट करने की का फॉर्मूला ये है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू, यानी कि A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि N। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू Z इंटू Z प्लस N, और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो A माइनस C, यानी कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, यानी कि इनके अंदर प्रोटॉन नंबर तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन नंबर में चेंजिंग आ रही हो। जिस तरह से हम देखें क्लोरीन की एग्जांपल, अगर क्लोरीन की मासेस होती हैं वो 30, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि इसका प्रोटॉन नंबर हमेशा फिक्स रहता है 17, लेकिन उसकी मासेस में कंफ्लिक्ट है। दो काइंड्स होती हैं क्लोरीन की, एक की मास 35 होती है और दूसरी की मास 37 होती है। इसके अलावा हम नीचे हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है, ऑक्सीजन की और यूरेनियम की। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन की जो आइसोटॉप्स हैं वो 3 टाइप के हैं, जिनको हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम कहते हैं। प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर ट्राइट्रियम के एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के अंदर भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिनका मास नंबर 16, 17 और 18 होता है। इन तीनों के एटम्स जो है वो कंटेन करते हैं 8, 9 और 10 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 16 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, 17 के अंदर 9 न्यूट्रॉन्स होंगे और 18 के अंदर 10 न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन नंबर की वजह से इनका मास नंबर चेंज हो जाता है। जो थर्ड है, यानी कि जिसके अंदर 18 न्यूट्रॉन होते हैं, वो बहुत कम पाया जाता है, जबकि जो 16 न्यूट्रॉन वाला ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि हम इनहेल भी करते हैं और हमें फील नहीं होता। अब यूरेनियम पे आ जाते हैं। यूरेनियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिनकी मास नंबर 234, 235 एंड 236 होते हैं। इसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहता है जो कि है 92। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल। जैसे कि हम सब जानते हैं एटम्स रिएक्ट करते हैं, तो बेसिकली एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन होती है, यानी कि एक एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स की इस अरेंजमेंट की वजह से ही एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो ज्यादातर रिफर करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एटम, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर उनके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अराउंड, उस पर डिपेंड करती है एक एटम की अरेंजमेंट या उसका स्ट्रक्चर।
According to Bohr's theory, the electron move in a specific circular orbits around the nucleus, much like the Earth moves around the sun. यानी कि बोहर की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जैसे जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है. Orbits are called energy levels or shells and are designated as KLMNOP orbits. यानी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, उसे हम एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहते हैं और उनका नाम KLMNO या P के नाम से दिया जाता है. इन ऑर्बिट्स में पहले यानी कि K शेल के अंदर 1 फिर 2 3 4 5 6 मतलब स्टार्टिंग या नियरेस्ट जो है वो न्यूक्लियस के होते हैं. जैसे कि K अगर होता है तो वो सबसे पहले होता है, यानी कि वो फर्स्ट नंबर पे होता है, उसकी एनर्जी E1 होगी. फिर L आ जाता है, वो 2 नंबर पे होगा. M वो 3 नंबर पे, N 4 पर, इसी तरह से O और P 5 और 6 पर होंगे. तो इसी वजह से जो थर्ड शेल होता है, जिस तरह से अगर हम देखें कि फर्स्ट शेल जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे n इज इक्वल्स टू 1. फिर जो सेकंड होगा उसके अंदर n इज इक्वल्स टू 2 होगा. थर्ड के अंदर n इज इक्वल्स टू 3. अब ये n होता क्या है? एक एटम के शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि 2n स्क्वायर, 2 इंटू n, अगर k शेल है तो n हम 1 प्लेस करेंगे. 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है. 1 इंटू 2 2, यानी कि k शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम गिवन फॉर्मूला से करेंगे, जो कि है ये वाला फॉर्मूला. इसके अलावा अगर हमें k शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो हम n की वैल्यू रखेंगे n इज इक्वल्स टू 1, और अगर l शेल के अंदर तो n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे. m शेल के अंदर n इज इक्वल्स टू 3. इसी तरह से आगे हम जैसे n के अंदर n इज इक्वल्स टू 4, या फिर o के अंदर 5, फिर p के अंदर 6, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली हम n की वैल्यू प्लेस करेंगे और इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ उस इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट क्या है. बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. सबसे पहले समरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की. आपने समरी को रीड करना है बुक में से. फिर पेज नंबर 54 पर एक्सरसाइज है जो कि है ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर. ये आप अपनी बुक में सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद आपको जो भी इसके बारे में क्यूरीज है, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे. बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज की की मैंने आपके लिए नोट कर दी है. आप यहाँ से टैली कर सकते हैं अपने आंसर्स. फिर जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी नेसेसरी हैं इस चैप्टर के, आपने वो भी सॉल्व करने हैं. और अगर आप चाहते हैं कि हम